हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी हमारी और हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था? क्वेश्चन नंबर 20 पर छोड़ दिया था। 20, हाँ 20, मतलब मैंने कहा टोटल मिलाकर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 4, इट मीन्स 40, और 4 क्लासेस में हमको खत्म करना था। तो पिछली क्लास में हमने शायद फॉरेक्स तक छोड़ा होगा, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सिक्योरिटी एनालिसिस। मतलब यार एक क्लास और लगेगी इसके अलावा, यस एक क्लास और लगेगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बना ले। तो भाई साहब ये है केस सिनेरियो नंबर 20। एक्चुअली ये सिक्योरिटी एनालिसिस का नहीं है, एक्चुअल में ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, यहाँ डल गया तो डल गया। चलो स्टार्ट करें भगवान का नाम लेकर। यस मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, चलो अच्छा, सॉरी, चलो जी। लिखा है ABC is planning to expand its business and therefore raising fund by issuing convertible debenture। कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू हो रहा है कितने रुपए के? 10 करोड़ के। एक इन्वेस्टर का नाम है मिस्टर एक्स, और वो बॉन्ड ABC में, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का क्वेश्चन है, बॉन्ड्स ABC में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। डेटा दिया 250 का कूपन। सर 250 का 12%, 30 रुपए हो गए कूपन। सर नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड है 20, इट मीन्स कन्वर्ट कराने पे आपको 20 शेयर्स मिलेंगे, और मार्केट प्राइस है 12, तो 20 इंटू 12 तो कन्वर्टिबल वैल्यू बोलते हैं, आपको पता है ना? हाँ सर, नंबर ऑफ शेयर पर इंटू मार्केट, 20 इंटू 12 कन्वर्टिबल वैल्यू आ गया 240 रुपये। ओके, इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल वैल्यू बॉन्ड्स। स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड दिया है 235 रुपए। इसके अलावा मार्केट प्राइस, दिस इज करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड दिया है 265। 5 साल मैच्योरिटी है। और आपसे क्या मांग रहा है? परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क ऑफ द, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क का मतलब होता है कि बॉन्ड का प्राइस 265 से कम हो सकता है। शेयर का प्राइस कम होगा तो बॉन्ड का प्राइस तो ऑटोमेटिक कम होगा। कितना कम हो सकता है? और हमने पढ़ा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कभी भी नहीं हो सकता, मतलब स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड से कम कभी भी नहीं हो सकता। तो सर परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क कैसे निकाल सकते हैं? 265 माइनस 235। अब सर डिवाइड किससे करें? डिवाइड चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, जनरली इसी से होना चाहिए। यार मार्केट प्राइस से कम होगा तो कितना कम होगा? और कई कई क्वेश्चन में 235 से भी करता है, और ICAI दोनों ही तरीके से कर लेता है कई बार। तो सर हमको डिवाइड किससे करना है? और एक बार आंसर के हिसाब से देख ले, एक बार डिवाइड एक्चुअल में 265 से डिवाइड होता है, तो एक बार देख लेते हैं कि 265 से प्राइस अगर गिरेगा 235 हो जाता है, तो बोलो कितना? 265 माइनस 235 डिवाइडेड बाई 265 इंटू 100। आंसर आ रहा है 11.32%, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो सर अब क्या करेंगे? अब हम 235 लिख कर देखते हैं। 265 माइनस 235 डिवाइडेड बाई 235 इंटू 100। आंसर आ रहा है 12.76%, जो कि हमारे आंसर में है। ठीक है, ठीक है सर, एक सेकंड होल्ड करना। नहीं चलेगा यार, इधर कैलकुलेटर रख दूं क्या? ठीक है चल जाएगा। आगे चलूं जी? यस, ओके, चल रहा है अगले पॉइंट। सर लिखा है कन्वर्जन प्रीमियम इन परसेंटेज। कन्वर्जन प्रीमियम, भाई ये चक्कर है, कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज में। तो सर कन्वर्जन प्रीमियम दो तरीके से निकल सकता है। एक निकल सकता है प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, है ना? का मतलब सर आज प्राइस कितना है? 265, और सर कन्वर्टिबल प्राइस कितना आया था? 240, और डिवाइड किससे कर दे? प्रीमियम मतलब 240, कन्वर्टिबल कन्वर्जन प्रीमियम या प्रीमियम ओवर कन्वर्जन इंटू 100। तो 265 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100। आंसर आ रहा 10.42%। दूसरा तरीका क्या है? पर शेयर वैल्यू भी निकाल सकते। तो आपको मालूम है कि सर अभी शेयर का प्राइस, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? सर करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 12 रुपए। और कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कितना? सर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस क्या होता है भैया? आप एक बॉन्ड के पीछे 265 देंगे,
और बदले में आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिलेगा सर? 20 ही तो मिलेगी। तो एक शेयर के बदले में इनडायरेक्टली आप कितना दे रहे हो? 265 डिवाइडेड बाय 20, तो 13 रुपये 25 पैसे। दिस इज कन्वर्जन पैरिटी प्राइस आया 13 रुपये 25 पैसे डिवाइडेड बाय 12। आंसर उतना ही आता है ना सर? हाँ, ये तो हमने सीखा था। 13 रुपये 25 पैसे माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 10.42%। मैंने दोनों तरीके से निकाल कर बताया। कन्वर्जन प्रीमियम बोला है परसेंटेज में, तो आप बॉन्ड का कन्वर्जन प्रीमियम निकालो, चाहे आप शेयर्स का कन्वर्जन प्रीमियम निकालो, आंसर एक ही आएगा। ये तो निकल गया कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर। इफ ही वांट्स अ यील्ड 15%, अगर हम 15% से डिस्काउंटिंग करते हैं तो बॉन्ड का प्राइस क्या आएगा? ओके भाई, बताओ हर साल कितना मिलेगा? हर साल 30 रुपए मिलेगा। कितने साल तक सर? 5 साल तक मिलेगा 30 रुपए, और लास्ट में हमको 250 मिल जाएगा। डिस्काउंटिंग किससे करना? सिंपल हो गया, 30 इंटू प्लस 250 इंटू 15% से डिस्काउंटिंग करना, 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 1 2 3 4 5, 0.497, GT 3.352, तो 30 इंटू 3.352 एम प्लस 250 इंटू 0.497 एम प्लस MRC, 224 रुपये 81 पैसा। ठीक है, वाह सर, मजा आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का था एक्चुअली। भाई साहब, वार का क्वेश्चन, वार वैल्यू एट रिस्क। वार निकालने का फॉर्मूला क्या होता था पता भी है सर? एक्स स्टैंडर्ड एविएशन जेड। एक्स का मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करना है, स्टैंडर्ड एविएशन, और जेड का मतलब यार, जेड का मतलब डिपेंड करता है हमारा, किस पे डिपेंड करता था? जेड, जेड जल्दी बोलो। एक्स और जेड सर, जेड 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 जेड, सॉरी यार ये बड़ा कंफ्यूजन है। जेड किस पर डिपेंड करता था सर? जेड जो है वो डिपेंड करता था कि आपका परसेंट रिस्क लेने का कितना परसेंटेज है। मतलब एक्चुअली हम 99% कॉन्फिडेंस लेवल या 95% कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से काम करते थे, और जनरली 99% जब आता था, मार्कर काम नहीं कर रहा है, जनरली 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे हम क्या लेते थे? जेड का वैल्यू 2.33। 95% का भी मैंने आपको याद करवाया है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं। 1.65 ऐसा कुछ याद किया हुआ है आपका। हम सीधा क्वेश्चन पढ़े, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा देखा हुआ है। लिखा है, मिस्टर बी is a rational risk taker. He takes his position on in a single stock for 4 days. ये क्वेश्चन हमारे बुक से ही है। He does not take a position on Friday to our फ्राइडे को पोजीशन नहीं लेते, थर्सडे को ये हमको क्लोज करना होता है, और इट मीन्स एक सप्ताह में 4 ही दिन हम पैसा लगाते हैं, मंडे से थर्सडे तक, और the transfer the amount of Monday morning and withdraw the balance Friday morning. He desired to take a maximum exposure इन सिंगल स्टॉक नॉट द पोर्टफोलियो। एक स्टॉक में पैसा लगाने का सोचते हैं, ऐसा नहीं कि एक्स और वाई में लगाना, सिर्फ एक स्टॉक में, ये तो एक्स में ये तो वाई में, ठीक है। और बोल रहा वार शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन हिज बैंक अकाउंट। हालांकि ये लैंग्वेज गलत है, पर गलत ही सही, हमने याद कर लिया था। आगे चलिए सर, बैंक में जितना बैलेंस होगा हमारा रिस्क उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और रिस्क निकालने का तरीका यही होता है। इट मीन उसने ये दिया हुआ और ये सब पूछा हुआ, तो वो हम निकाल, ठीक है सर। मैं बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। मंडे मॉर्निंग को उन्होंने के पास 11 करोड़ रुपए थे बैंक में, 11 करोड़ रुपए बैंक में थे, और फिक्स डिपॉजिट भी मैच्योर हो रहा था जिसका अमाउंट था 63,42,560 वाज आल्सो क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाय द बैंक इन द अमाउंट। ठीक है, मतलब 11 करोड़ रुपए ये और 63,42,560 ये हो गए टोटल मिला। हालांकि मिस्टर बी को जो इंटीमेशन रिसीव हुआ वो इवनिंग में हुआ, ठीक है। अब बात यह है कि यार ये पैसा हमें मार्केट में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इट मीन्स इसको 11 करोड़ के साथ कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फाइनली हमने डिसाइड किया था कि कर लेना चाहिए। उसकी वजह है कि यार मिस्टर बी को भले ही मिस्टर बी को लास्ट में पता लगा इवनिंग में, पर उसके मैनेजर काम कर रहा है, ऐसा हमने पढ़ लिया था।
सर कहाँ है मैनेजर, बताओ ना सर। द बैंक नीड अ मैक्सिमम बैलेंस 1000 रुपये उसमें रखना है आपको, बैंक में रखना है। और यहाँ द पोजीशन बाय, सर मैंने जो पोजीशन ले रहा है उसका तो मैनेजर ले रहा है ना यार, मैनेजर को तो बैंक में दिख ही गया होगा, ऐसा हमने रट्टा मार लिया था। ठीक है, तो भैया कितना पैसा हम रिस्क लेने, कितने रुपए का रिस्क लेने को तैयार हैं? 1000 रुपया, 1000 रुपए बैंक में रखना है। तो सर मतलब ये हो गया 11 करोड़, मतलब 11 करोड़ मतलब 1100 लाख, और 63 लाख 42,560, पर 1000 को तो छूना मत, 1000 है ये, है ना? तो सर 1100 लाख, 1100 सॉरी 1100 लाख प्लस 63 लाख 42,560 माइनस 1000, तो हम ले सकते हैं 1163 लाख 41,560। इतने का रिस्क ले रहे होते, इतना पैसा हम, इतना लॉस सहन करने को तैयार है एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर 4 डेज। ठीक है सर। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टॉक एक्स और स्टॉक वाई का रिटर्न दे रखा, और ये रिटर्न हम पर डे मान के चल रहे हैं। सर कितने दिनों का, कुछ जितने भी दिनों का दिया होगा, दिनों से क्या लेना, एक दिन का 6% भी रिटर्न हो सकता, 7 भी हो सकता, 8 भी हो सकता, 9 भी, 10, और प्रोबेबिलिटी दिया है। ठीक है, सबसे पहले अवेलेबल अमाउंट विच कैन बी यूज्ड बाय मिस्टर बीफा पोटेंशियल एक्सपोजर फॉर फूड। 4 दिन के लिए कितना रुपया मार्केट में आप लगाने को तैयार हो, इतना 1163 41,560, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर 2.33, इसके लिए हम क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे ना तो हो जाता। एक्सपेक्ट रिटर्न निकालना है भाई, एक्सपेक्ट रिटर्न निकालना क्या बेकार की चीज है। हम क्या करें, हम सीधा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा। 6 इंटू 0.1 एम प्लस 7 इंटू 0.25 एम प्लस 8 इंटू 0.30 एम प्लस 9 इंटू 0.25 एम प्लस और 10 इंटू 0.1 एम प्लस एमआरसी। सर इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया 8%। ऐसे किसका निकालेंगे सर, ऐसे इसका भी निकाल लेते, 4 इंटू 0.1 एम प्लस 6 इंटू 0.2 एम प्लस 8 इंटू 0.4 एम प्लस 10 इंटू 0.2 एम प्लस और 12 इंटू 0.1 एम प्लस। इसका भी 8% आ रहा है क्या भाई? मेरे हिसाब से तो इसका भी 8% आ रहा है, क्वेश्चन में 8% है, नहीं इसमें तो 9% दे रखा। ये भगवान क्या गलती कर ली, एक बार मैं देख रहा हूँ, है ना, ऐसे देख लो। 4 इंटू 0.1 एम प्लस 6 इंटू 2 एम प्लस 8 इंटू 0.4 प्लस 10 इंटू 0.2 एम प्लस और 12 इंटू 0.1 एम प्लस। दोनों का तो 8% आ रहा है भाई। सर एक बार वीडियो स्टॉप करो ना, मतलब कुछ गड़बड़, रुक जाओ 2 मिनट के लिए। ओके, फाइनल ये हुआ भाई साहब, मैंने कितने बार गुना भाग प्लस माइनस कर लिया है, दोनों का रिटर्न 8% ही आ रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें जो आंसर है उसको ठीक कर लेना, और इसका रिटर्न जो है ना, इसका 9 नहीं है, इसका रिटर्न जो है ना ये 8% होना चाहिए, ये 8%। ठीक है सर, हो जाएगा। तो 1 2 3 4 में तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, पॉइंट नंबर 5 जो है ना वो परेशान करने। एक बार समझा पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है? यस, इन विच स्टॉक मिस्टर बी इन्वेस्ट टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न, रिटर्न मैक्सिमम होना चाहिए while maintaining his value at risk within acceptable level। सर ये क्या बोल रहा है, बस इतना बता दो ना, कसम से मचा जाए। देखो दोनों से रिटर्न तो भैया 8% ही कमाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि यार आप इसका स्टैंडर्ड एविएशन निकालिए, स्टैंडर्ड एविएशन निकालना था 6 माइनस 8 7 माइनस 8, इसका भी स्टैंडर्ड एविएशन, इसका भी स्टैंडर्ड एविएशन निकालना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड एविएशन की मदद से हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि ये स्टैंडर्ड एविएशन कितने दिन का निकलेगा, 1 दिन का। तो इसकी मदद से हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम पॉसिबल कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
और जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा, कि कोई शक की बात नहीं कि रिटर्न भी ज्यादा आएगा। सबसे मेन मुद्दे की बात है कि सबसे पहला आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो निकालते हैं, मैं थोड़े स्पीड से काम करूंगा वीडियो रोककर, समझ रहे हो ना, आप भी ऐसे ही काम करो। ओके, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का निकल गया 1.14%। सर कैसे निकाला, वही शॉर्टकट के, शॉर्टकट नहीं कैलकुलेटर। सर कैलकुलेटर में कैसे निकाला, कुछ बता सकते हो कि बता रहा हूँ। जैसे 4 - 8 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1 m प्लस 6 - 8 इंटू इज इक्वल टू इंटू 0.2 m प्लस 8 - 8 इंटू इक्वल टू इंटू 0.4 m प्लस 10 - 8 इंटू इज इक्वल टू इंटू 0.2 m प्लस और सर 12 - 8 इंटू इज इक्वल टू इंटू 0.1 m प्लस MRC स्क्वायर रूट 2.191। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 2.191, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 2.191 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया 1.1। और हम मैक्सिमम हमारे लिए कितना है सर, ये है वार, ये पर कितने दिनों के सर, ये 4 दिनों का, 4 दिनों का है। तो सर उसके हिसाब से मुझे सिर्फ क्या निकालना है, टारगेट क्या, मुझे निकालना है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किस में आएगा। तो सर सुनो ना, वार हमको मालूम है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एक्स, ये निकालना है हमको, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और जेड, ठीक है। वार कितना है, 4 दिनों का ले लेते हैं, 4 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देंगे, सबसे अच्छी बात है। या फिर एक काम करो, 1 डे वार निकाल लो। 1 डे वार कैसे निकलता है, सब 1/4 कर लेते हैं तो भी काम हो जाएगा। मेरा टारगेट है एक्स का अमाउंट निकालना, अब कैसे भी निकालो। तो सर 4 दिन का भी कर सकते हैं या 1 डे वार भी कर सकते हैं। सर 1 डे वार निकाल के लो तो आपका टेंशन खत्म हो जाए। चाहो तो मैं 1 डे वार भी निकाल सकता हूँ, पर मैं सिंपल कर रहा हूँ। मैंने वार लिखा 1 1 6 3 4 1 5 6 0। कितने दिन का है, जल्दी बोलो यार। सर ये 4 दिन का। एक्स निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.14, तो 1.14 एक दिन का है, तो 4 एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 4 दिन का कितना, तो सर 4 स्क्वायर रूट इंटू 1.14, सर 2.28%, 2.28%। और जेड का वैल्यू, सर जेड का वैल्यू हमको लेना है 2.33। तो चलो काम करें, 1163 डिवाइडेड बाय 2.33 डिवाइडेड बाय 2.28%। तो ये 2190 लाख के आसपास आ रहा है। इट मीन्स अगर मैं एक्स में पैसा लगाऊं तो टोटल मिलाकर 2190 लाख रुपए लगा सकता हूं, अगर 99% कॉन्फिडेंस है कि अगर लॉस होता है, 1% चांस है कि लॉस होगा, तो मैक्सिमम इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब मैं कहता हूं अगर मैं किस में पैसा लगाता हूं सर, अगर आप इसमें पैसा ना लगाकर आप स्टॉक वाई में पैसा लगाते तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4 डेज का सर, 2.191, 2.191। ये तो यार एक दिन का, तो 4 दिन का कितना, यहाँ हटा दूंगा इसको, तो 2.191 नहीं, 4 स्क्वायर रूट इंटू 2.191, तो ये आ गया 4.382%। तो सर 1163 41560 डिवाइडेड बाय 2.33 डिवाइडेड बाय 4.382%। सर 1139 लाख आ रहा, मतलब 1140 लाख के आसपास। बाकी आप देख लेना, कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन में हो सकता है। मतलब यार वाई में हम मैक्सिमम 1140 लाख लगा सकते हैं, जबकि अगर इसकी बात करो एक्स में, और एक्स में 2190 लाख रुपया लगा सकते हो। आप भी जानते हो 2190 लाख रुपया अगर हम एक्स में लगा सकते हो, जबकि इतना ही लॉस हो सकता है मैक्सिमम, और रिटर्न तो यार 8% दोनों में, पर इसमें तो 2190 जिसमें लगा रहा उसमें रिटर्न तो ज्यादा होगा। तो हमें किस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, स्टॉक एक्स में पैसा लगाना, ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल था, इसमें हमको वार निकालना पड़ा, इसी में हमारा टाइम चला गया। तो 20 मिनट में आप 2 ही क्वेश्चन बना पाए, कोई बात नहीं, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है सर, पढ़ ले क्या, पढ़ लेते हैं। लिखा ग्रो मोर लिमिटेड एनबीएफसी इज इन नीड ऑफ फंड। एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रो मोर लिमिटेड,
और उसको पैसों की ज़रूरत है। तो ग्रोमोर ने सारा की सारा अपने डेटर्स थे, किसी और को बेच दिया और कोई मैक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन उसको बेच दिया। कितने मिलियन के डेटर्स थे? 100 मिलियन, ठीक है। और जो मैक ने क्रिएट किया ट्रस्ट का नाम है जीआईटी, कॉल्ड जीआईटी। याद है कुछ सर ऑब्लाइजर होता था। यस, मैं बहुत ज्यादा थियोरी नहीं करवा सकता, सिक्योरिटाइजेशन आपका किया हुआ है, ठीक है सर। ओके, आगे बढ़ूं। और इसके अलावा जो इन्होंने सिक्योरिटी इश्यू किया सर, ये जीआईटी एक ट्रस्ट बना, एसपीवी, याद है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। में टाइम पास नहीं करूंगा। इसने इन्वेस्टर को बेचेगा तो सर सिक्योरिटी इश्यू करेगा। यस, इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर को बेचा तो सिक्योरिटी इश्यू किया, ठीक है सर। सिक्योरिटी इश्यू करते तो सिक्योरिटी दो तीन टाइप के होते, स्ट्रिप होता है, दूसरा पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है, और पे थ्रू सिक्योरिटी होता है। देखो, पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या होता है? उसमें यार जो आप मुझसे खरीदे, देखो मेरे डेटा से मैं इकट्ठे किए और उसके बदले में मैं सिक्योरिटी इश्यू कर रहा हूँ और आपसे पैसे ले रहा हूँ और वो पैसे मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, बात ठीक है? ओके। तो यार मैं ये नहीं देखता कि कौन कम रिस्क लेना चाहता है, कोई कौन ज्यादा रिस्क लेना चाहता है। मैं सबको एक जैसा सिक्योरिटी इश्यू करता हूँ, जिसको बोलते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट। और भी बहुत सारी कहानी में नहीं है, बट पे थ्रू सिक्योरिटी में हम इन्वेस्टर को देखते कि जो ज्यादा रिस्क लेना चाहता है उसको दूसरी सिक्योरिटी देते हैं, इसी में से बना कर देते हैं, रिस्क और रिटर्न के हिसाब से अलग अलग। तो इसने कहा कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क के और रिटर्न के हिसाब से सिक्योरिटी इश्यू करेंगे। तो इस सिक्योरिटी का नाम है पे थ्रू सिक्योरिटी 100%, ठीक। ओके सर। और जो सरप्लस फंड है वो इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। एमएफसी आल्सो अपॉइंटेड थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया हम लोगों ने, एमएससी को, ठीक है। इसलिए कि वो कलेक्ट, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट बोलते, ऑब्लाइजर मतलब यार जिसको लोन दिया था उससे हम पैसे कलेक्ट करें और जीआईटी को पास कर दे, यहाँ से यहाँ चला जाएगा सीधे। इसको बोला जाता है रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, ठीक है। तो बताइए जो 100 मिलियन का सिक्योरिटी इश्यू होता है वो कौन सा सिक्योरिटी है? वो पे थ्रू सिक्योरिटी है, भले ही आपके बुक में क्या लिखा उससे मुझे इंदाबुज। ओरिजिनेटर कौन है? वैसे सिक्योरिटाइजेशन जब चैप्टर कर रहे थे तो ये दोनों होता था, एक ओरिजिनेटर होता था, एक एसपीवी होता था, स्पेशल पर्पस व्हीकल। पर यहाँ प्रॉब्लम है कि ये इसको दे रहा है और ये आगे बेच रहा है। तो मुझे लग रहा था कि यार ओरिजिनेटर वो है जो यार ये सारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहा है, पर क्योंकि हमने इसको बेच दिया हमारा काम खत्म हो गया है। हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसने तो इसको बेच दिया, लेकिन ट्रस्ट किसने अपॉइंट किया? सर इसने अपॉइंट किया। एसपीवी किसने अपॉइंट किया? इसने अपॉइंट किया। इसलिए आईसीएआई ने इसको ओरिजिनेटर शब्द दिया है, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को ओरिजिनेटर लिखा है। इन द अबो सिनारियो जीआईटी कौन है? जीआईटी कहाँ गया भैया? जीआईटी, सर जीआईटी का नाम ऑब्लाइजर है, ओरिजिनेटर एसपीवी है सर। इन द अबो सेफगार्ड रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, सॉरी स्पेशल एसपीवी नहीं, रिसीविंग एंड पेइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट होल्ड ट्रू व्हेन यील्ड टू मैच्योरिटी इन मार्केट राइस? एक होता है प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी, स्ट्रिप सिक्योरिटी में आता है। हम ये कहते हैं कि देखो भाई, जो भी इन्वेस्टर है, हम एक ऐसी सिक्योरिटी दे रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी, और जब जब से मुझे लोगों से प्रिंसिपल का अमाउंट रिसीव होगा हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। इट मीन्स इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। जो हमारे जिन्होंने हमसे लोन लिया है वो हमें प्रिंसिपल का पेमेंट करेंगे जब हम आपको प्रिंसिपल देंगे, मतलब प्रिंसिपल लास्ट में मिलेगा। पर यार मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मार्केट में बढ़ गया, तो ये प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी जिसमें हमें कम रिटर्न मिल रहा है हम उसको बेचना स्टार्ट करेंगे। हम कहेंगे यार मार्केट यील्ड बढ़ेगा तो इसका प्राइस तो गिरेगा, सिंपल सी बात है, यील्ड के बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस गिरेगा। तो ये व्हेन यील्ड टू मैच्योरिटी इन मार्केट राइजेस, प्राइजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑन सिक्योरिटी राइज नहीं, फॉलो होना चाहिए।
मेरे ख्याल से ये आंसर है। आंसर भी एक बार देख लो। पास थ्रू सर्टिफिकेट गलत आंसर है। इसमें होना था पे थ्रू सिक्योरिटी, ये गलत आंसर है। ये होना चाहिए हाँ बी। इसके अलावा एमएक ठीक है, एसपी भी ठीक है, रिसीविंग एमपी व्हेन यील्ड टू मैच्योरिटी मार्केट राइज प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉलो, ये भी सब सही ठीक है। ये क्वेश्चन था, क्या करें, करना पड़ेगा। ओहो, क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से। अच्छा क्वेश्चन है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन। तो पानी पी ले। यस ओके, पढ़े क्वेश्चन। बैंक बी इज नीड ऑफ फंड पर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। अच्छा है, रेपो का क्वेश्चन है। इसको बोला जाता है रीपर्चेस ऑब्लिगेशन। इसमें क्या है भाई साहब, एक बैंक है जिसका नाम है ए, ठीक है ओके, और सर दूसरे बैंक का नाम है बी, ठीक है सर, और इसको पैसा उधार लेना है, बोरो। और बोरो कितने दिन के लिए, 14 डेज के लिए। और बोरो कब कर रहा है, 20 सितंबर 2023 को। बैंक ए एंटर इनटू बैंक बी अंडर विच इट सेल, और बदले में क्या देगा सर, बदले में देगा ये 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बोरो ये कर रहा है ना, तो बदले में क्या देगा सर, बदले में इसके पास जो भी गिरवी रखने के लिए, गिरवी बोल रहा हूं मैं आपको, एक्चुअल में रीपर्चेस हम बेचते हैं और वापस खरीदते हैं, और हमारे पास है 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, ठीक है। बदले में जो इश्यू हुआ था 1 जनवरी 2023 को, मतलब 1/1/23 को इश्यू हुआ था, और आज की डेट है 20 सितंबर, ठीक है। और सर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका नहीं है सर, इसका तो 10% है। जो उधार ले रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.65%। फेस वैल्यू कितना है, 8,10,00,000 रुपए फेस वैल्यू है। मतलब टोटल फेस वैल्यू कितना है, 8 करोड़ टोटल में, और पर बॉन्ड फेस वैल्यू कितना है, 10,000, ठीक है। अब हम करते क्या है, हमें बोरो करना है तो हमें बॉन्ड्स तो देना पड़ेगा, और बॉन्ड्स की जितनी वैल्यू है उतना हमें उधार लेंगे। कितने दिनों के लिए उधार लिया जा रहा है, 14 डेज के लिए। विथ इंटरेस्ट का रेट कितना है, 5.65%, और 14 दिन बाद हम वापस कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि बॉन्ड आपके पास है कितने के सर, 8 करोड़ के। 8 करोड़ के बॉन्ड्स नहीं है, हमें एक्चुअल वैल्यू पता करना पड़ेगा। अभी इसका फेस वैल्यू कितना है सर, फेस वैल्यू है 10,000। क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड दे रखा 9942। क्लीन प्राइस क्या है, मतलब जब इश्यू हुआ था ये बॉन्ड्स उस समय 9942 प्राइस थी। इसमें अगर हम इंटरेस्ट जोड़ दे तो जो आएगा उसको बोलते हैं डर्टी प्राइस। इनिशियल मार्जिन है 2%। इनिशियल मार्जिन का मतलब सामने वाला जब हमको उधार देगा तो हम जितने रुपए का बॉन्ड्स देंगे उतना उधार देगा, पर वो कहता कि अब भैया मैं ऐसा है कि मार्जिन काट लूंगा, ठीक है, कितना परसेंट, 2%। और मैच्योरिटी कब होने वाला है बॉन्ड्स का, 31 दिसंबर 2028 को। पता नहीं किस काम आएगा, देखते हैं। 360 दिन लेना एक साल में। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली, हर साल, मतलब पिछला इंटरेस्ट जो मिला होगा वो शायद 31 दिसंबर के आसपास मिला होगा, ठीक है। आगे लिखा है बेस्ड ऑन द अबो केस आंसर द फॉलोइंग। द अरेंजमेंट एंटर्ड बिटवीन बैंक ए एंड बी, इसको क्या बोला जाता है, रीपर्चेस ऑप्शन या रीपर्चेस ऑब्लिगेशन, ठीक। तो डर्टी प्राइस क्या है, चलो डर्टी प्राइस, क्या मुझे क्लीन प्राइस पता है, 994 प्लस इंटरेस्ट कितने दिन का, ये सर बॉन्ड्स कब इश्यू हुआ था, 1 जनवरी 2023, आज की डेट है 20 सितंबर। तो मुझे इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, 10,000 का कितना परसेंट सर, 10% है, 10%, 10,000 का 10% कितने दिनों का सर, जनवरी से काउंट कर लो, जनवरी फेब, जनवरी के 31 दिन ले रहा हूँ, 30 दिन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखेंगे आंसर मैच हो गया तो ठीक। 31, 28, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 263 या 262 कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 360।
262 भी ले सकता हूँ या फिर 263 भी ले सकते हैं। मार्कर साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। या फिर 263 भी ले सकते हैं। तो सर 10,000 इंटू 10% इंटू 262 डिवाइडेड बाई 360 प्लस 9942, आंसर आ रहा है 10700। ऐसा तो कुछ है नहीं है, चलो 263 लिख कर देखते। 263 10,000 इंटू 10% इंटू 263 डिवाइडेड बाई 360 प्लस 9942, 10672 के आसपास। तो मेरे ख्याल से 10670 होना चाहिए। 670 मेरा कैलकुलेशन भी मिस्टेक होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है आंसर तो मैच हो जाएगा। यस, पहला और दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। द स्टार्ट प्रोसीड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन शैल बी अप्रोक्सीमेटली। मतलब यार, मतलब वो पूछ रहा है कि बताओ कितना उधार लोगे, तो कितना है 800 करोड़। 800 करोड़ है कि 8 करोड़? 8 करोड़ मतलब 800 लाख। सर 800 लाख, 800 ये फेस वैल्यू है। तो सर नंबर ऑफ फेस वैल्यू कितना है 10,000, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकल जाएगा। और मार्केट वैल्यू कितना, मार्केट वैल्यू पे सर मार्केट वैल्यू मतलब ये क्लीन डर्टी प्राइस है ना। यस, 10,670। 10,670 ठीक है। कितना पैसा हमको मिलना चाहिए, पर पूरा थोड़ी नहीं देगा वो, तो पैसा काटेगा कितना परसेंट, 2% मार्जिन, तो 98% ही मिलेगा। ओके सर, 800 लाख, 800 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 10,670 इंटू 98%, 83652800 आंसर क्या है। सेकेंड लेग मतलब विथ इंटरेस्ट कितना पैसा वापस होगा। ठीक है, जो भी आया था, कितना आया था, ये आया था ना, इस पे फैक्टर ले लो। कितने परसेंट, 5.6% के हिसाब से, 5.65% है सर। पर देख लूंगा क्या, हाँ 5.65%। तो सर करे क्या, यस करते हैं। 5.65 इंटू 14 है इसके लिए है ना। यस, डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, ये आ गया फैक्टर इनटू 83652800। आंसर आ रहा 83836604, आंसर आएगा ए। ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट बताइए। क्या टाइम पास है, अभी तो किया था, यही तो था एक्रूड इंटरेस्ट। 10,000 ऐसे कर लेता हूँ ना, इसमें से ये माइनस कर देता हूँ। 10,670 माइनस 9942, 728, आंसर आएगा 728। मेरे ख्याल से इसमें हर आंसर सही था। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 24 भी देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है। एक बार पढ़ूं क्या? यस सर, एक बार पढ़ ही लेते हैं क्वेश्चन। सपोज यू आर अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, थियरी क्वेश्चन है ना। एंड फॉलोइंग 3 क्लाइंट्स, आपके पास 3 क्लाइंट्स है और आपके पास आए हैं, आपसे एडवाइस मांग रहा है कि बताइए इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करें। ऑल दीज क्लाइंट्स हैव डिफरेंट बैकग्राउंड एंड रिस्क एपेटाइट एज वेल एज परसेप्शन ऑफ द मार्केट। क्लाइंट ए क्या सोच रहा है, आपका क्लाइंट ए चाहता क्या है, वो चाहता है कि मैं फिक्स इनकम में पैसा लगाऊं। ठीक है, therefore he is looking at the credit rating। भाई साहब क्रेडिट रेटिंग पर फोकस है। इट मीन्स वो देखना चाहता है भैया कंपनी डिफॉल्ट तो नहीं करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी डिफॉल्ट नहीं करनी चाहिए। क्रेडिट सिक्योरिटी एज वेल एज फाइनेंशियल रेशियो भी चेक कर रहा है। वाह, फाइनेंशियल रेशियो चेक कर रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाँ यही तो चाहता था मैं। ये सब क्यों चेक करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एनालिसिस में पढ़ा हुआ है सीए इंटर में। सर सीए इंटरेस्ट छोड़ो, अभी टारगेट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने का भी मुख्य उद्देश्य है कि कंपनी डिफॉल्ट तो नहीं करने वाली। क्लाइंट बी, क्लाइंट ए तो पूरी तरह से देख रहा है कि कंपनी डिफॉल्ट तो नहीं कर रही है। क्लाइंट बी जो है वो फिक्स इनकम में ये भी पैसा लगाना चाहता है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय होल्डिंग द सिक्योरिटी, और उसका टारगेट है भाई हम मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। मेन टारगेट है कहां तक होल्ड करना, मैच्योरिटी तक।
मतलब ये कमाई कहाँ तक देखेगा, वो कहेगा कि मैच्योरिटी तक कितनी कमाई हो रही है, हमको वो देखना। क्लाइंट सी वांट्स टू अर्न मोर बाय टेकिंग मोर रिस्क। ये भाई साहब तो कहता है कि मैं तो फिक्स इनकम को छोड़ दीजिए, मैं तो स्टॉक में पैसा लगाऊंगा, सिक्योरिटी, इक्विटी में पैसा लगाऊंगा। इज मोर इंटरेस्टेड इन स्टॉक। ही बिलीव्स दैट प्राइस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑल इंफॉर्मेशन फाउंड इन द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि जो प्राइस है ना, उस पे सारी चीजों का इफेक्ट आ गया है। तो कुछ करते थे, हाँ सर, हम पढ़ते थे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अगर पास्ट प्राइस का इफेक्ट पड़ चुका है, मतलब चार्ट देखकर पता नहीं लगा पा रहा है कि क्या होने वाला मार्केट, ऐसे मार्केट को बोलते थे वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट, जहां जो प्राइस है वो रैंडम वाक होती है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अब इंफॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सबसे पहले क्लाइंट ए का मेन फैक्टर क्या है देखने का, वाईटीएम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। क्लाइंट बी का मेन फैक्टर क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसीज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, देन विच अप्रोच इज बेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ इक्विटी। मतलब यार पास्ट प्राइस को देखकर पता लगा ही नहीं सकते तो टेक्निकल एनालिसिस वैसे भी काम नहीं आएगा। रैंडम सिलेक्शन ये तो कोई तरीका ही नहीं, वो आंसर आएगा। फंडामेंटल एनालिसिस आपको घुस के देखना पड़ेगा, पास्ट को छोड़ दीजिए। आपको इंफॉर्मेशन को यूज करके आप फायदा उठा सकते हो, पास्ट का तो आप यूज, टेक्निकल एनालिसिस यूजलेस हो जाएगा, आप फंडामेंटल एनालिसिस को यूज कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्या मुझे करवाना चाहिए, सवाल ही नहीं होता, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, हो जाएगा मुझे पूरी उम्मीद। जैसे परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क में हम फंसे थे ना, क्या नीचे क्या लेना, बेस्ड ऑन द कन्वर्टिबल बॉन्ड। यहाँ इन्होंने कहा नीचे मार्केट प्राइस ले लेना, मतलब बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार देख ले कि यस, कहाँ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यील्ड कर्व का क्वेश्चन। पढ़े कि एक बार, यस पढ़ते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। ओके, तो 25 होमवर्क दिया मैंने। अब बात आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। एक अच्छा क्वेश्चन है, टर्म स्ट्रक्चर बोल दीजिए या तो यील्ड कर्व बोल दीजिए, एक ही बात। क्वेश्चन अच्छा है, एक बार पढ़े समझ में आ जाएगा। यू आर एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट वर्किंग a financial advisory firm. You have been asked to analyze the bond market yield curve to assist your client in making investment decision. The yield curve represent the relationship between the interest rate and time to maturity. जनरली क्या होता है सर, जनरली 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना, बॉन्ड्स को छोड़ दीजिए। अगर सिर्फ 1 साल के लिए पैसा लगाना है तो मान लो मुझे 8% मिलेगा। पर अगर मुझे 2 साल के लिए पैसा लगाना, मुझे 1 साल नहीं, मैं 2 साल के आपको देना चाहता हूं, तो हो सकता है कि रेट थोड़ा सा ज्यादा मिले, और जनरली ऐसा होता है। अगर टर्म ज्यादा है, अगर टर्म ज्यादा है तो यील्ड भी ज्यादा होता है। यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। अब यील्ड देखो, 1 साल के लिए 3%, अगर 2 साल के लिए डिपॉजिट करना तो यील्ड कितना है, 4%। इस तरह से 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 30 साल, इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है सर, अगर ये हो सकता है कि 1 साल के लिए 1 साल के लिए अगर हमको जमा करना है और हमें 3% का यील्ड मिल रहा है, पर अगर हम सीधा पूरे 2 साल के लिए जमा करें तो 2.5% मिले, ऐसा हो सकता है कि हो सकता है अगर आने वाले दिनों में रेसिशन, आने वाले दिनों में उतना इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, सबको मालूम है कि आने वाले दिनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, तब हो सकता है कि यार 1 साल के लिए ज्यादा ले लो भैया, लेकिन अगर 2 साल के लिए जमा कर रहे हो तो दूसरे साल भी तो मुझे 2.5% देना पड़ेगा, जबकि सेकंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा कम होने वाला, ऐसी हमें संभावना है, मतलब अपकमिंग रेसिशन, तो काम हो सकता है। इसको बोलते इन्वर्टेड यील्ड कर्व। अच्छा सर, छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, कम समय के लिए कम परसेंटेज और ज्यादा समय के लिए ज्यादा परसेंटेज। ठीक, कर्व
सर कर्व कैसे होता है? कर्व ऐसे होता है, कम समय है तो यहाँ, ज़्यादा समय है तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, यहाँ टाइम ले लो, इस तरह से, इस तरह से। पर एकदम से ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता, इस तरह से। भई ऐसा थोड़ी ना कि 10 साल के लिए 100% मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से कर्व जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सर ये कर्व है, लीनियर। नॉर्मल यील्ड कर्व बोल सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा हूँ, द मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताइए, शॉर्ट टर्म यील्ड आर हायर देन लॉन्ग टर्म यील्ड। गलत है। लॉन्ग टर्म नॉर्मल यील्ड कर्व क्या होता है सर? नॉर्मल यील्ड कर्व ये होता है कि ज्यादा समय के लिए ज्यादा यील्ड। शॉर्ट टर्म आंसर आएगा बी। शॉर्ट टर्म यील्ड आर लोअर देन लॉन्ग टर्म यील्ड based on the revised data, yield data. What is the yield spread between the 10-year bonds? Spread का मतलब difference. 1 year bond, 1 year bond, 1 year bond, 1 year bond. 1 year bond में yield कितना है? 3%। और 10 year bond में कितना है? 7%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4%। इसको बोला जाता है स्प्रेड। ठीक। इन्वर्टेड यील्ड कर्व, इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब समझ रहे हो ना? कम समय के लिए ज्यादा परसेंटेज, ये यील्ड हो गया, ये परसेंटेज ज्यादा है, ये ऐसे जाता है। दिस इज इन्वर्टेड यील्ड कर्व, और इसका मतलब है अपकमिंग रेसिशन। ठीक है सर। एन इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर 2 years स्टार्टिंग 3 year फ्रॉम नाउ। तो फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए आता है, हमने खूब क्वेश्चन किया है, पर सर अब यहीं करवा दो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे कर लो। स्टार्टिंग इन्वेस्ट करना है कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने साल? स्टार्टिंग 3 year फ्रॉम नाउ। ऐसा, आज से 3 साल बाद 2 साल के लिए, आज से शब्द याद रखना। तो सर अगर मुझको एक 5 साल का मिल जाए, है ना? से ऊपर ले लूँ क्या? ये कितने साल का है? 5 साल का। और एक मुझे 3 साल का मिल जाए, बड़ा वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय छोटा वाला। अगर एक 5 साल का मिल जाए, एक 3 साल का मिल जाए, तो सर यहाँ का तो हम निकाल ही सकते हैं। 5 साल वाले बॉन्ड का यील्ड देखो, ये मैं करवाया हूँ भाई, है ना सर? 6% है 5 साल वाले, 6%। तो 1.06 कितने साल? 5 साल। अब किसका देखना है हमको सर? अब 3 साल वाला, 3 साल वाला 5%। तो यहाँ आ जाएगा, अभी एक काम करना बंद कर दिया, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँ क्या? यस, 1 सेकंड रुक। 1 मत ही खराब है। 1 पॉइंट अभी ये चल नहीं रहा है, एक बार देख लेता हूँ फिर से, नहीं तो क्लास चल गया। 1.05 पावर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है सर। 3 साल मतलब मैंने एक यहाँ वाला लिया हूँ, एक यहाँ वाला लिया हूँ, तो आंसर निकल ही सकता है। बड़ा वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय छोटा वाला। सर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यस, तो 1.05 इंटू इज इक्वल टू 2, 3 m प्लस में डाल दिया। 1.06 इंटू इज इक्वल 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू, अब जो भी आया उसको क्या करें? तो 2 साल का निकला, 1 साल के लिए मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 1.075 माइनस 1 इंटू 100, 7.52%। 7.52%। ठीक है जी। 7.52% कैसे निकाला? दिस डिवाइडेड बाय दिस, और जो भी आया 7.52%। मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर कौन सा है? 5 का भी आंसर आप दे सकते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक्चुअली मेरा मार्कर यहाँ चल नहीं रहा है। एन इन्वेस्टर इज लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर 2 years। कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना? 2 साल के लिए। स्टार्टिंग 5 year फ्रॉम नाउ। तो एक 7 साल का ले लेना ऊपर, जैसे मैंने ये 5 साल का लिया ना, वैसे आप ऊपर ले लेना 7 साल का। 7 साल का क्या दिया हुआ भाई? तो 7 साल के लिए दिया 6.40, और एक हमको 5 साल का लेना, तो उसकी मदद से 2 साल का फॉरवर्ड रेट निकल जाएगा। उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1 साल का फॉरवर्ड रेट निकल जाएगा। ठीक है।
मतलब छोड़ दो, कर लोगे? आंसर सही दिया, 7.52 है और 7.41। अब ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 27 करवाना है, अच्छा क्वेश्चन है, पर अभी थोड़ा-सा साथ नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ा-सा फिर से वोट ओके, तब ये चल रहा है, चले जी आगे। मेरे ख्याल से ये कर लोगे भाई, 7.41 में आपको निकल जाएगा आराम से। नहीं निकलेगा तो पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बच्चों के बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, एक बार देखिए कि क्या है लिखा। ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। XYZ इज इन नीड ऑफ फंड फॉर शॉर्ट टेन्योर, कम समय के लिए पैसा चाहिए। सम फंक्शन लेवल मैनेजर सजेस्ट अबाउट द बैंक लोन, भैया बोल रहा है सर, बोल रहा है बैंक लोन से ले लीजिए, ठीक है। और हम एडजस्टेड बैंक लोन लिमिट हमारी खत्म हो चुकी है, तो हम सोच रहे क्यों ना कॉमर्शियल पेपर इश्यू करें। तो कॉमर्शियल पेपर कौन इश्यू करती है? कंपनी। और XYZ ने इश्यू करने का सोच रहा है कॉमर्शियल पेपर, इश्यू करेंगे 9550 में, और फेस वैल्यू है 1 लाख। तो बता सकते हो कॉमर्शियल पेपर पे, और मैच्योरिटी पीरियड है 3 मंथ्स, तो कॉमर्शियल पेपर पर इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात, इफेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सर, 1 लाख माइनस 97550 कितना लगा रहे हो? 97550 इंटू 100, 1 लाख माइनस 97550 डिवाइडेड बाय 97550 इंटू 100, ये 2.51% आया 3 महीने का, इंटू 12/3, तो 10.05%। अगर मैं बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड बोलूं, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड बोला जाता है, इफेक्टिव यील्ड नहीं, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड 10.05%, ठीक है। अगर कोई मुझसे बोले इफेक्टिव यील्ड बताओ, तो इफेक्टिव यील्ड ऐसे निकलेगा, 1 लाख माइनस 97550 डिवाइडेड बाय 97550 इंटू 100। सर 2.51 आया, तो 1.02511 पावर क्या कर दूं 4, कंपाउंडिंग करना है, -1 इंटू 100, ये आ जाएगा मेरा इफेक्टिव यील्ड, ऐसे निकाला जाता है इफेक्टिव। तो 1.0251 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 100, 10.42, इफेक्टिव यील्ड कितना आ गया हमारा? 10.42। तो अगर मुझे सिंपल बोले कि यार कितना सा कॉमर्शियल पेपर इश्यू करने से कितना खर्चा आएगा, तो 10.05% है, उसके अलावा ये अलग जुड़ जाएगा। पर मुझे ये वाला यील्ड लेना है कि ये वाला यील्ड लेना है? ICAI ने दोनों तरीके से कर रखा है, ऐसे भी कर रखा है, ऐसे भी कर रखा है, और हम क्या करें सर? हम दोनों कर देंगे। आप समझना, रिस्क मत लेना, दोनों करके आ जाना। मतलब समझा रहा, इफेक्टिव यील्ड तो निकल गया। अब यार क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं। कितना आया था? 10.42, 10.44, एक ही बात है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो समझ में आ गया। अब टोटल कॉस्ट में क्या-क्या करना? इन सबको जोड़ना है, इसको किस में जोड़ना है? 10.05 में कि 10.42 में? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ICAI ने दोनों कर रखा है। हम भी अगर न्यूमेरिकल होता तो हम दोनों कर देते, पर अगर इफेक्टिव मांगा तो आपको इफेक्टिव लेना ही चाहिए। मतलब 10.42 प्लस 0.15 इंटू 4.60 प्लस 0.5% किसका हो गया? रेटिंग चार्जेस का, और 0.175 इंटू 4, तो सर 0.70, 10.42 प्लस 0.6 प्लस 0.5 प्लस 0.7, आंसर आएगा 12.22%। अगर होगा तो 12.24%, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड बाय बैंक? बैंक कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करता? कॉमर्शियल पेपर कंपनी यूज करती है, बाकी कॉल, नोटिस, मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो, ये सब बैंक यूज करता है। तो कॉमर्शियल पेपर का रेंज क्या है सर? 7 दिन से 1 साल। इसको ठीक कर लेना, ये 3 महीने नहीं, ये 7 दिन से 1 साल। कॉमर्शियल पेपर जो इश्यू कर सकते हो आप, वो 7 दिनों से 1 साल के लिए इश्यू कर सकते हो। खैर वो थियोरी, वो तो आप देख ही लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 एक बार देख लें। फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल फॉर PQR फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2023।
8% डिबेंचर है 125 का। इसके अलावा 10% बॉन्ड, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 10% बॉन्ड से 2022 का मतलब समझ रहे हो? तो ये जो बॉन्ड्स है, ये स्टेटमेंट कब का है? 2023। ये जो बॉन्ड्स इश्यू हुआ होगा, ये कुछ पीरियड्स के लिए इश्यू हुआ होगा, वो पीरियड हमको नहीं मालूम। मतलब यार ये तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट आएगा इस पे, पर इस पे जो है वो पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं आएगा। इक्विटी शेयर 10 का एक है, रिजर्व एंड सरप्लस है, टोटल एसेट्स है, एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो तो टर्नओवर 600 इंटू 1.10, टोटल एसेट मतलब यार 660, 660, ठीक। ओके आगे चलो। यस, ये क्या आ गया? ये सब सेल्स आ गया ना यार। एसेट टर्नओवर रेशियो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि भैया वो जो पीरियड वीरियड है ना, वो सब हमने कंसीडर कर लिया है। वो जितने भी मंथ है उसके हिसाब से आप सीधा सीधा इस पे 8% इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 125 प्लस 50 का 8%, तो टोटल 14 है। टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना? 14। और मतलब ये कितने पीरियड का बोले, वो हमने इस 8% में कंसीडर कर लिया हो। इट मीन्स वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है कि 125 पे तो 8%, 125 का 8%, तो बोले 10 लाख जो इंटरेस्ट है वो तो इस पे है, 10 लाख इंटरेस्ट इसी पर है, और बचा हुआ 4 लाख, बोले 4 लाख जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो इस पे लगा होगा 4 लाख। मतलब 50 लाख का 10% कितना होता? वैसे तो होता 5 लाख पूरे साल भर का, पर एक्चुअल में इससे रिलेटेड 4 लाख ही इंटरेस्ट है, क्योंकि ये पूरे 12 महीने के लिए इश्यू नहीं हुआ होगा, ये थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा सा लेट से इश्यू होगा 2022। ठीक, टैक्स का रेट दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? ईबीआईटी। डिविडेंड पे आउट रेशियो है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है फ्रॉम द अब इन्फॉर्मेशन। 10% बॉन्ड जो है वो कौन से मंथ में इश्यू हुआ होगा ये बताइए। सिंपल है भाई, कैसे? 4, टोटल इंटरेस्ट कितना लिया? 4। तो सवाल है नहीं, टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए 12 महीने का 5, तो हम ऐसे कर सकते 12 महीने के लिए 5, तो 4 कितने के लिए? सिंपल 4 लाख कितने पीरियड के लिए? 12 डिवाइडेड 5 इंटू 4, तो टोटल 9.6, मतलब सर 10 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा 4 लाख, 10 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 4 लाख। ओके, और ईयर एंड हो रहा है 2000, फाइनेंशियल ईयर है, कब इश्यू हुआ होगा? 2 महीने बाद इश्यू होगा, मतलब जो 2022 में अप्रैल चला गया होगा, मई में इश्यू होगा, मई नहीं जून में इश्यू होगा, अप्रैल चला गया, मई चला, जून में इश्यू हुआ होगा बॉन्ड्स, इसलिए तो 10 महीने का ही इंटरेस्ट लिया है। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से आंसर आएगा जून 2022, और वही आंसर आना चाहिए। ठीक, अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग, बताओ रिटर्न अर्निंग क्या आएगा? तो भाई इसके लिए तो काम करना पड़ेगा, सेल से 660। ठीक है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 10%, 660 का 10%, तो 66, 66 क्या आ गया? EBIT 66, उसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आ गया था हमारा? 14, तो सर ये आ गया 52, 52 का नाम क्या है? EBT, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी ले लेते हैं। 52 का 60%, टैक्स का रेट है 40%, तो सर ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स 31.20, इसमें से डिविडेंड चला जाएगा, डिविडेंड कितना? 16.67%, 31.20 का 16.67%, तो डिविडेंड चला गया 5.20, तो रिटर्न अर्निंग निकल गया माइनस 31.20, तो ये आ गया 25.99, मतलब 26, रिटर्न अर्निंग 26 होना चाहिए, रिटर्न अर्निंग 26 होना चाहिए, 26। ठीक है जी, एक सेकंड, अभी तो कम 26, 26 सही है क्या? 26 सही है सर, रिटर्न अर्निंग तो सही।
रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ PQR, रिटर्न ऑन इक्विटी। सर अर्निंग आफ्टर टैक्स मालूम है क्या? हाँ सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स मालूम 31.20 और ये है टोटल मिलाकर कितना है हमारा इक्विटी 400, तो 31.20 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, 31.20 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, तो ये आ गया 7.8%। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है B इंटू आर। रिटर्न ऑन इक्विटी आया था हमारा 7.80 मतलब 0.078 और B का मतलब रिटर्न 16.67 मतलब 100 माइनस 16.67 डिविडेंड पे आउट रेशो है। तो सर ये आ गया 0.8333, तो 0.8333 इंटू 0.078 इंटू 100 कर दो तो ये आ गया 6.50% ग्रोथ रेट। फेयर प्राइस ऑफ शेयर PQR यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो सर ये फॉर्मूला होता है हमारा D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी और डिविडेंड दिया है, टोटल में डिविडेंड दिया है 5.20 नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसको हम D0 लेते हैं 0.52, 1 पॉइंट ग्रोथ कितना निकला था 065 और केई कुछ दिया हुआ है कि सर केई दिया 15%, 0.15 माइनस 0.065, तो 0.15 माइनस 0.065 एम प्लस में डाल दिया 0.52 इंटू 1.065 डिवाइडेड बाई मार्क्स इक्वल टू 6.52 या 51। ठीक है सर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29। सर आज खत्म ही करके रहेंगे कि नहीं, 40 क्वेश्चन है यार, 30 तक तो बनता है, फिर सोचेंगे आगे क्या करना। Z लिमिटेड पैड लिखा है, पैड लिखा है मतलब D0 ₹5 फॉर द करंट ईयर। The dividend is expected to grow 25% for the next 6 years. 5 नहीं 1.25 इंटू 5, तो ये आ गया पहले साल का डिविडेंड 6.25, 6.25 और फिर सेकेंड ईयर आ गया 7.8125। एक सेकंड होल्ड कर, 7.8125 ये सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर का 25% से बढ़ा रहा हूँ भाई लोग, है ना। 9.76 6 12.207 1 2 3 4 कितने साल तक, 6 साल तक। फिर 15.258 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 19.073 6 साल का। उसके बाद 10%, ठीक है, उसके बाद तो कर लें। द रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड RF दिया है 13 और मार्केट का रिटर्न दिया है 20, तो 20 माइनस 13 बीटा दिया है क्या सर, कोरिलेशन दिया है, भगवान बीटा निकालना पड़ेगा। ओके, स्टैंडर्ड एविएशन मार्केट, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ मार्केट एंड जेड मतलब 18 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.3733 बीटा निकलेगा 18 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.3733, बीटा आ गया 0.55 0.60 और प्लस हो जाएगा 13, इससे के निकल जाएगा 20 माइनस 13 इंटू 0.6 प्लस 13, 17.2%। नहीं आ रहा भाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो वही आएगा, बीटा सही निकला ना मेरा। सर RF 13 है, ठीक है, मार्केट रिटर्न 20 है, तो 20 माइनस 13 20 माइनस 13 इंटू 0.6 प्लस 13, 17.2% आ रहा है, वो तो ऑप्शन में नहीं, मतलब बीटा अलग गलत निकला क्या। 18 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.3733, बीटा 0.559 है, बाप रे, ये गलती हो सकती है आपसे। 0.559 मतलब 56 ले सकता था, मैंने 0.60 ले लिया, मैंने क्या सोचा 0.599। हाँ सर, तो खेल खत्म हो गया। 20 माइनस 13 इंटू 0.559 प्लस 30,
16.92%, आंसर है 16.92% के। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ जेड लिमिटेड निकालना है भाई। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ जेड लिमिटेड, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, ये पांचवा साल, छठवां साल, और मुझे P6 भी निकालना पड़ेगा। तो 19.073 डिवाइड, यहाँ आ जाएगा 1.10, 0.1692 माइनस 0.10, 0.1692 माइनस 0.1 एम प्लस में डाल दिया, 19.073 इंटू 1.10 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल टू, ये छठवें साल में आ गया 303.18। डिस्काउंटिंग करना 16.92 से, तो 6.25 डिवाइडेड बाय 1.1692 इक्वल टू एम प्लस 7.8125, दो बार इक्वल टू एम प्लस 9.766, 12.207, 1 2 3 4, 15.258, 1 2 3 4 5, 19.073, 1 2 3 4 5 6, 303.18, 1 2 3 4 5 6 एम प्लस MRC 156, यही होगा भाई। ठीक, करंट मार्केट प्राइस अगर 315 की तो ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस? ओवर प्राइस या। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी। बॉन्ड वैल्यूएशन फेस वैल्यू और रिडीमेबल एट पार बोला है 1000, कूपन रेट दे रखा है 6%, मतलब 1000 का 6% कितना होता है 60 रुपए, 1000 का 10% हो गया 100 रुपए। ये 5 साल है या 6 साल है, 3 साल है, सॉरी। एन इन्वेस्टर हैज द पोर्टफोलियो 75% ए में लगाना चाहते हैं, 25% बी में लगाना चाहते हैं, YTM दिया हुआ 10% के हिसाब से। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग। सबसे पहले प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालना है, किसकी बात? बॉन्ड बी। बॉन्ड बी किधर है? ये प्राइस और क्या मांगा है साथ में? तो प्राइस और ड्यूरेशन मांगा है। पहले प्राइस निकाल लेते हैं, 100 रुपए, 100 रुपए, और लास्ट में कितना मिलेगा? 1100 रुपए। डिस्काउंटिंग 1 2 3, 8 2 6 4, और 1100 इंटू 0.7513। तो प्राइस 10% से डिस्काउंटिंग करनी है क्या? प्राइस तो 1000 ही आएगा भाई। बॉन्ड बी का है ना? अच्छा, 1000 तो 2 बार लिखा है भाई, तो क्या हमको बॉन्ड ड्यूरेशन भी निकालना पड़ेगा? यस। अब तो भूल गए बॉन्ड ड्यूरेशन में सर 100 का, यहाँ सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू लिखते थे 90.91, और यहाँ जाएगा 82.64, और सर यहाँ 1100 इंटू 0.7513, याद है वो टेबल? यस सर, 826.43, इसका टोटल कर रहे तो 1000 आ रहा है। इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 3 से, तो 90.91 इंटू 1 एम प्लस 82.64 इंटू 2 एम प्लस 826.43 इंटू 3 एम प्लस MRC डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ गया हमारा ड्यूरेशन 2.735, 2.74, आंसर आएगा बी। ड्यूरेशन मांग लिया भाई। अगर 1000 नहीं होता ना, यहाँ कुछ और होता, तो मैं ना ड्यूरेशन निकालता नहीं, सीधा एक पे टिक कर लेता। दूसरा क्या, फिर से प्राइस और ड्यूरेशन मांग रहा है, किसका? बॉन्ड ए का। प्राइस निकल ले क्या? यस सर, 60 60 60 करके 5 साल का फैक्टर क्या आता है यार? देखा जाए तो 10% के हिसाब से हम टाइम पास नहीं करेंगे, तो सबको जोड़ने से 3.791 आता है, ये मुझे याद है। आप करोगे भी तो हो जाएगा। और लास्ट, सर लास्ट में कितना मिलेगा? लास्ट में 1000 मिलेगा, उसका फैक्टर है 0.6209, है ना? और इधर कितना मिलेगा? 60। तो काम कर लेके 60 इंटू 3.791 एम प्लस, और 1000 इंटू 0.6209 एम प्लस MRC, 848 के आसपास
अब 848 ये एकमात्र दिख रहा है, तो मैं ड्यूरेशन नहीं निकाल कर टाइम पास क्यों करूँ? क्योंकि यार अगर ड्यूरेशन कुछ और निकल गया, तो वैसे भी मेरा आंसर मैच नहीं होने वाला। आंसर आएगा टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है? यस। प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो। प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो मतलब सर ये हमको ड्यूरेशन निकालना है वेटेड एवरेज। 75% किस में लगाया? ए में, और इसका ड्यूरेशन कितना था? 2.74। तो सर 2.74 इंटू 0.75, और सर 4 पॉइंट ही कितना है भाई? 4.41। 4.41 इंटू 0.25, 2.74 इंटू 0.75, 4.41 इंटू 0.25, तो 3.1575। प्राइस सेंसिटिविटी, क्या वो मॉडिफाइड ड्यूरेशन मांग रहा है? हो सकता है। ड्यूरेशन कितना है? यील्ड कितना है? 10% डिवाइडेड बाय 1.10। गड़बड़ हो गया क्या? 2.74 है ना ड्यूरेशन, और किसमें, इसमें कितना पैसा लगा? 75% इन ए। गलत कर रहे हो सर, ये बी का है 0.25, ये गलती हो सकती है, और ये 0.75। तो 2.74 इंटू 0.25 और 4.41 इंटू 0.75, 3.99 डिवाइडेड बाय 1.10, 3.63। मॉडिफाइड ड्यूरेशन मांग रहा था। 100% आपसे गलती हुई है जो मुझसे हो रही थी, क्योंकि मैं पहले ये निकाला तो इसको मैं 25 ले रहा था, बस वहीं आपको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 31 बेसिकली सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट केस स्टडी होता ना, जैसे अनसीन पेसिस होता था, हमको इसको पढ़ना है, और जो भी आंसर देना, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दूं, तो जो भी आंसर इसमें पूछा गया वो ऊपर से ही पैराग्राफ पढ़ के हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग से, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, सफिशिएंट है आपके लिए। आज ही दे दूंगा लेक्चर।